आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो रामायण काल में रावण का पुष्पक विमान कलयुग में कहाँ पर है, किसके पास है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आइए सुनते हैं। पुष्पक विमान वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के अनुसार रावण देवी सीता को हरकर एक यान के द्वारा आकाश मार्ग से लंका में ले गया। इस यान का जिक्र वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में आता है। जब हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचते हैं तो हनुमान जी देवी सीता को ढूंढते हुए लंका के हर स्थान पर तलाश करते हैं। तभी हनुमान जी को लंका में पुष्पक विमान दिखाई पड़ता है जो सोने से बना हुआ था और उस पर रत्न जुड़े हुए थे। देखने में लगता था कि हंस उसको लेकर उड़ते हो। हनुमान जी उस विमान के नजदीक जाते हैं तो यह विशाल था। यह विमान इतना अद्भुत था कि हनुमान जी का ध्यान बार बार उसी की ओर आकर्षित होता है। निश्चय ही हनुमान जी पृथ्वी पर पहली बार ऐसे किसी अद्भुत विमान को देख रहे थे। पहली बात तो यह है कि पुष्पक विमान कोई साधारण विमान नहीं था। तो उस विमान का निर्माण आजकल की तरह नहीं बल्कि मानसिक संकल्प की पद्धति से किया गया था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में कई बार किया गया है। रामायण में साफ बताया गया है कि पुष्पक विमान में जो विशेषताएं थी वे देवी देवताओं के अन्य विमानों में भी नहीं थी। पुष्पक विमान का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था और रावण ने निराहार रहकर कठोर तप करके अपने चित्त को एकाग्र करके उस विमान पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। रावण का वध करके श्री राम और उनकी सेना इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या आकर श्री राम जी ने वह विमान कुबेर के पास भेज दिया था। विमानों का उल्लेख तो रामायण के बाद द्वापर युग में भी मिलता है, लेकिन पुष्पक विमान जैसे विमान का उल्लेख रामायण के बाद कहीं और नहीं मिलता। जैसे विमान का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि आज प्राचीन ग्रंथों और वैमानिक शास्त्रों के अनुसार कोई विमान बना भी ले तो पुष्पक विमान की तरह कोई विमान बनना संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं कि पुष्पक विमान की क्या विशेषताएं थी। उस दिव्य विमान को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया और सजाया गया था। देवताओं के उत्तम विमानों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुष्पक विमान का ही था। उस विमान की रचना अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण से की गई थी। जब वह ऊपर उठकर आकाश मार्ग में उड़ता था तब सौर मंडल के ही किसी चीनी की तरह दिखाई देता था। स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखाई देता था। वह अनेक प्रकार के सुंदर फूलों और रत्नों से सजा हुआ था। जब वह ऊपर उठकर आकाश मार्ग में उड़ता था तब सौर मंडल के ही किसी तारे की तरह दिखाई देता था। पुष्पक विमान स्वर्ण के समान चमकता हुआ प्रतीत होता था। इस पुष्पक विमान में सुंदर रत्न जड़े थे जो किसी शोभा को अत्यधिक बढ़ा देते थे। उस विमान पर श्वेत भवन बने हुए थे। उस पर सुंदर पोखरों और सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। जैसे आज किसी घर में अनेक कमरे और स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, उसी तरह पुष्पक विमान में हर एक चीज बहुत ही मेहनत से बनाई गई थी। उस विमान में नीलम, चांदी और रत्नों से पक्षियों की सुंदर की प्रतिमाओं का भी निर्माण किया था। पुष्पक विमान में देवी लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा स्थापित थी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा का अभिषेक करते हुए 2 हाथी भी बनाए गए थे। आगे लिखा है कि पुष्पक विमान को देखकर हनुमान जी बहुत विस्मित हो गए थे।
फिर सीता जी के ना मिलने पर वह अत्यंत दुखी हो जाते और इधर उधर देखने लगते। इसके बाद हनुमान जी उस पुष्पक विमान की तरफ एक बार फिर देखते हैं, यानी अपनी अद्भुत विशेषताएं के कारण वह विमान हनुमान जी का ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रहा था। इस विमान को बनाने में तंत्र मंत्र की शक्ति का प्रयोग हुआ था। जैसे रावण का पुत्र मेघनाद मंत्र और तंत्र दोनों ही साधनों में निपुण था। लोग मंत्रों की शक्तियों को अच्छी तरह पहचानते थे और ज्यादातर उसी पर काम करते थे। पुष्पक विमान उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने उस विमान के संचालन से संबंधित मंत्र को सिद्ध किया हो। इसीलिए उसे संचालित करने वाला अपने मन में जैसे ही संकल्प करता था वह विमान वहां पहुंच जाता था। द्वापर युग में सतयुग की अपेक्षा मंत्र शक्ति कमजोर हो जाती है और तंत्र और यंत्र शक्ति बढ़ जाती है। जैसे साल का विमान की तरह अद्भुत नहीं था और ना ही उसमें ऐसी विशेष क्षमताएं थी। कलयुग में मंत्र शक्ति समाप्त हो जाती है और तंत्र यंत्र की शक्ति प्रभावी हो जाती है। धीरे धीरे तंत्र शक्ति का भी लोप हो जाता है और केवल यंत्र शक्ति रह जाती है। आज हम मंत्र तंत्र की विद्या और क्षमताओं में खो चुके हैं और केवल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसीलिए आप चारों ओर यंत्र शक्ति का ही बोलबाला है। मन की शक्तियां स्वामी विवेकानंद ने एक मानसिक संकल्प की पद्धति के कई चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था, जिनका पूरा जिक्र उन्होंने मन की शक्ति और जीवन गठन की साधनाएं नामक पुस्तक में उल्लेखित किया है। इस विज्ञान को उन्होंने राजयोग का नाम दिया है। उनका कहना था कि ये शक्तियां बेहद कठिन है, लेकिन प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को ऐसी शक्तियां देकर नहीं भेजा है। कठिन साधना पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से इन्हें कोई भी हासिल कर सकता है। असाधारण शक्तियां हर किसी के मन में है। ये विज्ञान वेदों में है, जिसे समझना आज किसी भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। प्राचीन भारत में वैमानिक शास्त्र और ऐसी विद्याओं की जानकारी देने वाले कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उन्हें समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि वैदिक संस्कृति अब हमारे लिए सिर्फ एक भाषा बनकर रह गई। दूसरी बात, बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो चुका है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ किसी भी विषय को कठिन से समझना आसान नहीं। और तीसरा कि ऐसे ग्रंथों में श्लोक की क्रिप्टोग्राफी भी की गई है, यानी इन ग्रंथों के श्लोक लिखे ही इस प्रकार से गए हैं जिससे उन्हें समझना आसान ही ना हो। मतलब यदि आप इन शब्दों का अर्थ संस्कृत के साधारण नियमों या शब्दार्थ उसे लाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। वैमानिक शास्त्र में 32 रहस्यों की जानकारी आवश्यक बताई गई है। उन रहस्यों को जान लेने के बाद ही यह विद्या कुछ समझ में आ सकती है। स्मरंग सूत्रधार के लेखक राजा भोज ने लिखा है कि इस विमान की विद्या को खुलकर इसीलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यदि यह विद्या गलत लोगों के हाथ में पड़ गई तो नुकसान अधिक होगा। राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ जिसके यंत्र विधान नामक 31वें अध्याय में भी विमान विद्या से जुड़े कुछ श्लोक हैं। ऋग्वेद के 4 मंडल के 36वें सूक्त में भी पुष्पक विमान का वर्णन हुआ है। निश्चित सी बात है कि सनातन ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ कर उनमें हर समय अश्लीलता, मांसाहार, हिंसा खोजने का शौक रखने वाले लोग इन श्लोकों को कभी समझ नहीं सकते और इस प्रकार ऐसी
विद्यालय ऐसे कुपात्रों के हाथों में जाने से बच जाती है। भारत के प्राचीन ज्ञान से संबंधित आज हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह बनी हुई है जिसे गणित का कोई फॉर्मूला बता दिया जाए तो वह फॉर्मूला उसे तब तक समझ नहीं आएगा जब तक उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जब तक वह अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं लेता। यदि मान लीजिए कि हम उन श्लोकों और रहस्यों को समझाने में कामयाब भी हो जाए तो उस पद्धति से विमानों का निर्माण कठिन ही होगा, क्योंकि जो साधन उन्हें बताए गए हैं वे साधन या तो आज उपलब्ध नहीं है या फिलहाल उनकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की खोज भी जारी है। समझ ना पाने कारण पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी को मात्र एक कल्पना घोषित कर देता है।